हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए या फिर फ्रिक्वेंटली आज जो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फॉर द सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड कोर्स कोड बीपी 501T फॉर द फिफ्थ सेमेस्टर बी फॉर्म जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर्स में 5 7 8 सालों में पीछे जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, चाहे वो बैक पेपर के लिए हो चाहे वो रेगुलर पेपर में हो, उन सभी पेपर्स को मैंने ध्यान से देखा और उसके बाद उन सभी क्वेश्चंस को जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज आपके सामने रखूंगा और उनके आंसर्स और सॉल्यूशंस के साथ रखूंगा, ताकि आपको ये भी पता चले कि किस प्रकार से आंसर करना है, कितना आपको कम से कम लिखना है 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ये मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में तो आते हैं, लेकिन ये हमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में भी देखने को मिलते हैं, खास करके सिंथेसिस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चंस। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पर भी देखने को मिलेंगे। तो इनमें प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले आप सभी को इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से जरूर हल करके देख लेना चाहिए, ताकि आपको इस वर्ष का जो पेपर आए उसमें काफी ज्यादा मदद होगी। मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्लोरोथाइजाइड। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो भी आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनके स्ट्रक्चर और यूजेज जरूर देख लीजिए। बाई क्लासिफिकेशन से आप उसके यूजेज एक जैसा लिख सकते हैं और उससे ये फायदा होगा क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न जो है वो आपके पेपर में काफी सारे मिलते हैं। और क्लोरोथाइजाइड एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, कई बार पूछी गई, इसलिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। क्लोरोथाइजाइड जो है वो थाइजाइड क्लास की एक डाययूरेटिक होती है। डाययूरेटिक का जो मेन काम होता है वो होता है यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाना। और यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा के हम क्या क्या काम कर सकते हैं, अगर कोई हाइपर टेंशन का पेशेंट हो यानी हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, इडिमा हो रही हो यानी कि अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा हो शरीर के अंदर कहीं पर, तो उसके जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के केस में, हिपैटिक सिरोसिस के केस में या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की थेरेपी के दौरान होता है, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्लोरोथाइजाइड का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो है ये ड्रग यूरिनरी कैल्शियम के जो एक्सक्रीशन है उसको रिड्यूस करती है। इस वजह से कैल्शियम कंटेनिंग किडनी स्टोन्स के प्रिवेंशन में भी ये ड्रग मदद करती है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर आप देख लिया करिए तो स्ट्रक्चर याद होने में आसानी होगा। ये एक बेंजोथायाडाइजीन डेरिवेटिव होता है, एक बेंजीन रिंग जिसके साथ एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है और इसे हम लोग कहते हैं थायाडाइजीन रिंग। और ये कौन सी है, ये है 1 2 3 4। तो 1 2 एंड 4 पोजीशंस पर यहां पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है, हेट्रो एटम्स देखने को मिल रहे हैं। पहले नंबर पे सल्फर है, इसीलिए थाया वर्ड का प्रयोग किया गया है। डाई मतलब दो, एजीन मतलब नाइट्रोजन। तो ये एक थायाडाइजीन रिंग सिस्टम है जो कि बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले पोजीशन पर यहां पर 2 ऑक्सो ग्रुप आपको दिख रहे हैं, यानी कि 2 ऑक्सीजन यहां पे दिख रहे हैं। और साथ ही साथ जो है यहां पर 6 पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप दिख रहा है और 7 पोजीशन पर यहां पर सल्फोनामाइड ग्रुप दिख रहा है। NH2SO2 ग्रुप को हम लोग सल्फोनामाइड ग्रुप बोलते हैं, ये यहां पे देखने को मिल रहा है। और यही स्ट्रक्चर है क्लोरोथाइजाइड का, याद रखिएगा और इस तरीके से स्ट्रक्चर को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो हम सभी जानते हैं कि बहुत ही सिंपल सा एक अमीनो एसिड होता है हमारी बॉडी में, हिस्टिडीन। उसके डी कार्बोक्सिलेशन के द्वारा इसका सिंथेसिस होता है। साथ ही साथ ये मास सेल्स में जाकर के स्टोर हो जाता है और फिर जो एलर्जिक चैलेंजेस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, कोई एलर्जिक कंडीशंस होती हैं, वहां पर ये मास सेल से रिलीज होता है और ये एक पावरफुल वैसोडाइलेटर होता है। हिस्टामिन जो है वो एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है जो कि लोकल इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए इन्वॉल्व होता है वहां पर, और साथ ही साथ रेगुलेट करता है कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जैसे कि गट के अंदर एसिड वगैरह का प्रोडक्शन करने के लिए। एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरीके से काम करता है फॉर द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड यूटेरस। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़ा ही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है। यहां पर एक इमिडाजोलिन रिंग देखने को मिलती है। 5 मेंबर रिंग सिस्टम होता है जहां पे पहले और तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन है, पहले नंबर के नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है और फोर्थ पोजीशन पर जो कार्बन है यहां से हमको एक 2 कार्बन लंबी चेन देखने को मिलती है जिसे हम लोग 2 इथाइल ग्रुप बोलते हैं, 2 अमीनो इथाइल ग्रुप। यहाँ पे दूसरे पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है और 2 कार्बन की यहाँ पर चेन है जो कि फोर्थ पोजीशन ऑफ इमिडाजोल के साथ जुड़ा रहता है। दिस इज नोन एज हिस्टामिन, यानी कि हिस्टामिन जो है वो हमारा एक इमिडाजोल डेरिवेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ एमाइड लोकल एनेस्थेटिक्स ओवर द स्टर लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स का मतलब होता है कि जिस एरिया पर प्रॉब्लम है केवल वहीं के एरिया पे सीएनएस को डिप्रेस कर दिया जाए ताकि आपको पेन इत्यादि का कोई सेंसेशन ना हो।
अब दो तरीके के एमाइड और ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक्स जनरली हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से एमाइड वाला ज्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है वही आपको जानना है। तो एमाइड टाइप के जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, जब उनका कंपैरिजन हम ईस्टर टाइप वाले से करते हैं तो वो ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं एमाइड वाले, क्योंकि उनकी जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेटर होती हैं, और जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उनका इंसिडेंस भी कम होता है। ईस्टर वाली जो लोकल एनेस्थेटिक्स होती हैं वो रैपिड हाइड्रोलिसिस होता है उनका बाय द प्लाज्मा सूडोकोलिन एस्टरेजेस, और इस वजह से वो लीवर तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, यानी लीवर में पहुंचने से पहले ही प्लाज्मा में उनका हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो कम बनते हैं। नेक्स्ट जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स ज्यादा बनते हैं, जबकि एक्टिव वाले कम बनते हैं। एमाइड लोकल एनेस्थेटिक्स जो होती हैं वो इनका जो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है वो लीवर के अंदर होता है, यानी वो प्लाज्मा में डिग्रेडेड नहीं होती, और इसी वजह से उनका जो क्या नाम है मेटाबोलाइट्स बनते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट्स, वो लीवर में ज्यादा बनते हैं, और इनका जो ईस्टर हाइड्रोलिसिस होती है वो स्लोअर होती है। तो एमाइड लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो स्लो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, बहुत ही रेयर एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं, और स्टेबल होते हैं सॉल्यूशंस में, और साथ ही साथ जो है फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है दिखाते हैं इन कंपैरिजन टू ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक्स। ये इन दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न है हमारा, गिव द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोवास्टैटिन। लोवास्टैटिन जो है वो एक सिंपल सी ड्रग्स है जिसे हम स्टैटिन्स के क्लास के अंतर्गत देखते हैं। ये आपके बॉडी के अंदर जनरली कोलेस्ट्रॉल वगैरह को या लिपिड की मात्रा को कम करने के लिए लिया जाता है, और इसका बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन और है तो आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ये स्लोली जो है जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन है उसको स्लो डाउन करता है, बॉडी में से जो अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल है उसको डिक्रीज करने का काम करता है, और अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, आपके वॉल्स पे, आर्टरीज की वॉल्स पे जाकर के ब्लॉक करता है, तो उससे आपको बचाता है। साथ ही साथ ये ड्रग जो है वो हार्ट, ब्रेन और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो ब्लड फ्लो का ब्लॉकेज हो रहा था ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल को कम करके इन सभी जगहों पे ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। लोवास्टैटिन जो है वो एक फैटी एसिड एस्टर है जिसे हम लोग मेवास्टैटिन के अंतर्गत रखते हैं, और इसमें एक एडिशनल मिथाइल ग्रुप होता है ऑन द कार्बोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ये कार्बो बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यानी दो साइक्लिक रिंग सिस्टम है जिसमें सिर्फ कार्बन ही है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये एक नैप्थलीन रिंग सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, दिख रहा है नैप्थलीन हेक्सा हाइड्रो, 6 पोजीशंस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसीलिए हेक्सा हाइड्रो नैप्थलीन रिंग बोल रहे हैं इसको। और इस नैप्थलीन रिंग के पोजीशन नंबर 1 पे हमको यहाँ पर मिथाइल ब्यूटोनेट देखने को मिल रहा है, 4 कार्बन की चेन, और उस पे COH ग्रुप लगा होता है, तो H हटा करके यहाँ पे जुड़ रहा है, ईस्टर जुड़ रहा है। साथ ही साथ जो है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 8th पोजीशन है, इस 8th पोजीशन पर 4 हाइड्रोक्सी, ये फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, 6 ऑक्सो, ये 6 नंबर पे ऑक्सो है, ऑक्सेन ग्रुप जो है वो देखने को मिलता है, एक ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम। साथ ही साथ पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 7 पे हमको मिथाइल ग्रुप भी देखने को मिलता है, इसीलिए यहां पर नाम में दिख रहा है आपको 3,7 डाइमिथाइल। तो ये एक स्ट्रक्चर है सिंपल सा लोवोस्टैटिन का, जहां पर बाई साइक्लिक रिंग सिस्टम हमको देखने को मिलता है फॉर द कार्बन, ओनली कार्बन कंटेनिंग बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम। तो ये हो गया स्ट्रक्चर एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोवास्टैटिन। अगला प्रश्न है हमारा, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एनी वन हाइडेंटोइन डेरिवेटिव यूज्ड एज एंटी इपिलेप्टिक एजेंट। हाइडेंटोइन जो क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं वो बड़ी ही सिंपल सी ड्रग्स हैं, जहां पर एक सिंपल पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो आपको इमिडाजोलिडीन रिंग देखने को मिल रहा है, ये इमिडाजोलिडीन रिंग पे 2 पोजीशन पर अगर ऑक्सो ग्रुप लगे हों 2 और 4थे पोजीशन पे, तो इसी स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइडेंटोइन, ध्यान रखिएगा। और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन्हीं को हम लोग हाइडेंटोइन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अब अगर हाइडेंटोइन डेरिवेटिव्स की बात की जाए तो जो सबसे फेमस ड्रग आज तक अवेलेबल है और आज भी यूज होती है, दैट इज नोन एज फिनेटोइन। जब भी हाइडेंटोइन का नाम आएगा तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या, फिनेटोइन, जिसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इसके पोजीशन नंबर 5 पर दोनों हाइड्रोजन को रिलीज करके यहां पर सिंपल फिनाइल रिंग या बेंजीन हमको लगा देनी है, तो दैट इज नोन एज 5,5 डाइफिनाइल इमिडाजोलिडीन 2,4 डाइऑन, और दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फिनेटोइन। अब ये एक वाइडली यूज हाइड्रोजन डेरिवेटिव है जो कि एंटी इपिलेप्टिक इफेक्ट शो करता है, यानी एपिलेप्सी के केस में इसको हम लोग यूज करते हैं। फिनेटोइन जो है वो हाइडेंटोइन डेरिवेटिव है और नॉन सेलेक्टिव एंटी एपिलेप्टिक एजेंट है जो कि एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी शो करता है।
फेनेटोइन को हम लोग डाइफिनाइल हाइडेंटोइन के नाम से भी जानते हैं। ये प्रमोट करता है सोडियम इफ्लक्स को फ्रॉम द न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द मोटर कॉर्टेक्स, जिसकी वजह से रिड्यूस करता है पोस्ट टेंटोनिक पोटेनेशन एट द साइनेप्सिस। तो ये इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आप लिख सकते हैं। तो इसका यूज क्या है कि ये एक एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वल्सन ड्रग है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक हाइडेंटोइन डेरिवेटिव के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are anti-cancer agents? Give the mechanism of action of 5-fluorouracil. एंटी-कैंसर एजेंट्स को एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स भी बोलते हैं। जो कैंसरस सेल होती हैं या जो हानिकारक सेल्स होती हैं, मैलिग्नेंट सेल्स होती हैं, उनके ट्रीटमेंट में हम लोग इसका प्रयोग जनरली करते हैं। इसके बहुत सारे क्लासेस हैं, जिसमें आपके सिलेबस में आपको एल्काइलेटिंग एजेंट्स मिल जाएगा, एंटी मेटाबोलाइट्स मिल जाएगा। इन सभी के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, सॉरी एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि हम लोग एंटी कैंसर एजेंट के तरीके से यूज करते हैं। इसमें 5-फ्लोरोयूरेसिल जो है वो एक एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है और एंटी मेटाबोलाइट के तरीके से या उसके क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। और ये एक इसका ये जो है जो कन्वर्जन होता है एक्टिव डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का, वहां पर ये काम करता है, इनहिबिट करता है डीएनए सिंथेसिस को बाय ब्लॉकिंग द कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सी यूरिडिलिक एसिड से थायमाइडाइलिक एसिड जो बनता है, उस प्रोसेस को ये रोक देता है, जिसकी वजह से आपका जो ट्यूमर का ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाता है, डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। 5-फ्लोरोयूरेसिल का अगर स्ट्रक्चर का बात करें तो ये एक सिंपल यूरेसिल है, जो कि एक आपका न्यूट्रोजेनस बेस एनालॉग होता है, और उसके 5वें पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके, यहां पर आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज यूरेसिल, बट इसके 5th पोजीशन पर हम लोग यहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सिंपल फ्लोरीन लगा देते हैं, तो दैट इज नोन एज 5-फ्लोरोयूरेसिल, यानी कि एक सिंपल सा स्ट्रक्चर इस ड्रग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन टर्म कॉक्सिप्स। कॉक्सिप्स जो होती हैं एक स्पेशल या आप कह सकते हैं नॉन सेलेक्टिव एनएसईआरएस होते हैं, जो कि हमारे जो COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं वहीं पर जाकर के एक्ट करते हैं। तो कॉक्सिप्स को हम लोग COX-2 इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। इसे हम लोग नॉन सेलेक्टिव स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के अंतर्गत रखते हैं, और ये पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के काम में आती है। इसको हम लोग सेलेक्टिव एनएसईआरएस भी बोलते हैं, बिकॉज ये केवल COX-2 एंजाइम को ही इफेक्ट करती है, जबकि बाकी जो नॉन सिलेक्टिव एनएसईआरएस होते हैं, जैसे कि आपका क्या नाम है, पैरासीटामोल के क्लास की जो ड्रग्स हैं, या फिर जो है एसिक्लोफेनेक क्लास की ड्रग्स हैं, वो आपका COX-1 और COX-2 दोनों तरीके के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करती हैं, जबकि कॉक्सिप्स जो होते हैं वो केवल COX-2 इनहिबिटर्स या COX-2 एंजाइम्स इनहिबिटर्स के रूप में जाने जाते हैं। COX-2 इनहिबिटर्स जो होते हैं वो आपको पेन, इन्फ्लामेशन, खास करके ऑस्टियो और आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जनरली यूज करते हैं, और ये जो लंबे समय का जो पीरियड है पेन का, उनको शॉर्ट टर्म यूज के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो सेलिकॉप्सिप और इटोरिकॉप्सिप जो है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स हैं फॉर द कॉप्सिप्स, और ये दोनों बहुत ही वाइडली यूज होने वाली ड्रग्स भी हैं, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल जो है वो एक सिंपल सा नेचुरली अक्रिंग एस्ट्रोजन होता है, और इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि सिंपल ये लिपिड सॉल्युबल होता है, तो ये डिफ्यूज कर जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वहां पे जाकर के एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो कि ER अल्फा या ER बीटा के नाम से जाने जाते हैं, उन दोनों पे जाकर के साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस में उन पर जाके बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से डाईमिनराइजेशन होता है। 2 रिसेप्टर जो होते हैं एस्ट्राडायोल कॉम्प्लेक्स वो ज्वाइन हो जाते हैं टुगेदर, आपस में जुड़ जाते हैं, और इसके बाद ये जीन ट्रांसक्रिप्शन करके, यानी कि 2 डाइमर बाइंड करता है एस्ट्रोजन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स के ऊपर डीएनए पे, वहां पे ट्रिगर करता है सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स दैट मीडिएट फीमेल सेक्स डेवलपमेंट एंड बोन हेल्थ। इस तरीके से ये अपना काम करता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्राडायोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंटीहिस्टामिनिक्स, राइट स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाइफेनहाइड्रामीन एंड प्रोमिथाजिन। देखिए क्या है कि जो एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं वो सिंपल फार्मास्यूटिकल क्लास होती हैं ड्रग्स की, जो हिस्टामिन मेडिएटेड जो कंडीशंस होती हैं, यानी हाइपर एलर्जिक जो कंडीशंस होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो होती हैं वो सिंपली बाइंड करती हैं H1 रिसेप्टर्स पर, और जो हमारा जो हिस्टामिन 1 रिसेप्टर्स हैं वहां पर,
और जो एलर्जीज हैं और जो एलर्जिक राइनाइटिस है, नाक बह रही है, एलर्जी हो रही है, उसको ठीक करने के लिए यूज करती हैं। अगर ये ड्रग्स जो है वो H2 रिसेप्टर्स पे जाकर के बाइंड करती हैं तो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो कंडीशंस हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज करती हैं। जैसे एक्सेसिव स्टमक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है अगर, तो उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो दो एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, एक तो डाइफेनहाइड्रामीन जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने ही है, और दूसरा है हमारा प्रोमिथाजीन, जो कि ये दोनों के स्ट्रक्चर आप सिंपली बना करके एग्जाम में इस तरीके से, प्रोमिथाजीन के स्ट्रक्चर 3-4 बार पूछा गया है, यूज पूछा गया है, तो आप यहां से इसका यूज और स्ट्रक्चर दोनों देख सकते हैं और इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सिंथेसिस एंड यूजेज ऑफ आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो है वो एंजाइना पेक्टोरिस के इलाज में जनरली हम लोग यूज करते हैं। और एंजाइना पेक्टोरिस क्या है या एंजाइना पेन क्या है, तो समझिए कि जब आपके हार्ट को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई चाहिए अगर वो नहीं पहुंचती तो एक दर्द उठता है बहुत तेज, उसी को एंजाइना के नाम से जानते हैं। तो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो है वो एक वैसोडाइलेटर है और ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है, उनको वाइडन अप करती है ताकि ब्लड की सप्लाई जो है वो तेजी से हो सके, ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई जो है हार्ट में बढ़ सके। ये मेडिकेशन जो है वो चेस्ट पेन जिसे एंजाइना के नाम से जानते हैं उसको ठीक करने के काम में आती है, उसके ट्रीटमेंट में काम में आती है। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो है वो एक नाइट्रेट है जो डायलेट करती है ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है और हार्ट को, ब्लड को इत्यादि को पंप करने में या हार्ट को अपना काम करने में आसानी होती है। अगर इसकी सिंथेसिस की बात करें, स्ट्रक्चर और सिंथेसिस कई बार पूछा है, ध्यान रखिएगा, सिंपल सी सिंथेसिस है। डी सॉर्बिटॉल हमको लेना है और डी सॉर्बिटॉल के यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आप नंबरिंग आप कर सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6 6 कार्बन की चेन है। इसमें से कार्बन नंबर ये जो हमारा 1 और 4 है, इसके जो OH ग्रुप्स हैं ये आपस में करीब आएंगे और यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगा, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए तो पानी बनेगा और पानी जो है वो बाहर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसके जुड़ने की वजह से आपको एक 1,4 सार्बिटियन जो है वो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा। अब दोबारा से साइक्लाइजेशन होगा, यहां पर ये जो 2 कार्बन की चेन आपको अभी फ्री दिख रही थी, इसके इस कार्बन के OH ग्रुप को फिर से इस OH ग्रुप के पास आप ले जाइएगा तो यहां से फिर से पानी निकलेगा, यहां से OH, यहां से H, वाटर फिर से निकलेगा एंड दैट कार्बन विल अटैक ऑन दिस कार्बन, दिस कार्बन इज यूज टू दिस ऑक्सीजन, और इसके जुड़ने की वजह से यहाँ पे फिर से साइक्लाइजेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से साइक्लाइजेशन हो गया। अब ये 2 बाईसाइक्लिक रिंग सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, इसी को बोलते हैं आइसोसोर्बाइड। अब इस आइसोसोर्बाइड में ये जो 2 OH ग्रुप अभी आपको बचे हुए दिख रहे हैं, एक तो इस सेकंड पोजीशन पे, एक तो फिफ्थ पोजीशन पे, यहां पर हम सिंपल नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन सिंपल आप जानते हो, कई बार पढ़ चुके हैं आप कि नाइट्रेशन करने के लिए हमको नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एक साथ ले लेंगे तो नाइट्रेशन हो जाएगा, और इस नाइट्रेशन की वजह से ये OH या हाइड्रोक्सिक ग्रुप्स जो है वो नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे और डाई नाइट्रो ग्रुप आपको यहां पर प्राप्त होगा। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग आइसोसोर्बाइड डाई नाइट्राइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये प्रश्न कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसे मेल हार्मोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है सिंपल सा, ये एक स्टोन डेरिवेटिव है जिसे हम लोग एंडोस्टोन के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर ये रिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगी जो एंडोज रिंग सिस्टम है। अब इसमें जो है जो थर्ड पोजीशन है वहां पर आपको ऑक्सो ग्रुप देखने को मिलता है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो 17वें पोजीशन पर हमको देखने को मिलता है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है वो टेस्टोस्टेरोन का है। नेक्स्ट, ये स्टोन डेरिवेटिव्स हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप उसका वीडियो जरूर देखिएगा तो आपको इसका नॉमेनक्लेचर, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, याद कैसे रखना है, वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। यूजेस की बात करें तो ये एक हार्मोन डिस्प्लेसमेंट थेरेपी में जनरली यूज करते हैं फॉर द मेल हाइपो गॉन्डेनिज्म। एनाबॉलिक इफेक्ट शो करता है, मसल्स वास्टिंग इन द क्रॉनिक डिसीजेज, और पैलिपेटिव केयर यानी कि आराम पहुंचाने के लिए यूज करते हैं, खास करके जैसे फीमेल ब्रेस्ट कैंसर इत्यादि में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो है वो सल्फेनाइल यूरिया से जस्ट अपोजिट टाइप की एक ड्रग है और बाइगुआनाइड क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आती है। सल्फेनाइल यूरिया जो होते हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जबकि ये ड्रग्स जो होती हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन को बिना बढ़ाए दूसरे तरीके से काम करती हैं, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा अलग होता है। तो ये पहले तो काफी सारे तरीके से काम करती है। जो पहला है वो ये है कि ये एक्टिवेट करती है AMPK को। AMPK का फुल फॉर्म होता है AMP, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज एंजाइम,
अब ये एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो है इसका एक्टिवेशन ये कॉज करती है। और कैसे कॉज करती है? बाय इनहिबिटिंग द माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स 1, जिसकी वजह से एक एनर्जी इंबैलेंस बनता है, ज्यादा एएमपी बनेगा एट पर द एटीपी, जिसकी वजह से जो सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज का जो यूज है, जो ग्लूकोज स्टोरेज यूज है या पहले से अवेलेबल ग्लूकोज है उसको ज्यादा यूज करने लगती हैं, और उनका जो फैट प्रोडक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की बर्निंग जो है वो ज्यादा होती है। अब ग्लूकोज की ज्यादा बर्निंग होगी तो डायबिटीज 2 जो डायबिटीज टाइप 2 जो डायबिटीज होता है उसमें आपको मदद मिल जाती है। ये इनिबिट करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, यानी कि ये डिक्रीज करती है ग्लूकोज प्रोडक्शन को इन द लीवर में अंदर। साथ ही साथ जो इंसुलिन की जो सेंसिटिव होती है उसको इंक्रीज करने का काम करती है, ताकि जो ग्लूकोज का अपटेक है और जो यूटिलाइजेशन है स्केलेटल मसल्स में वो एनहांस हो जाए। साथ ही साथ ये जो है ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को भी स्लो डाउन करती है, डिले करती है ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। यूजेस की बात करें तो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है फॉर द टाइप 2 डायबिटीज मिटेलस, और कई बार जो है इसे पॉलीसाइक्लिक ओवरी सिंड्रोम जैसे पीसीओएस के नाम से हम लोग जानते हैं, इसके मैनेजमेंट में भी इस ड्रग का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो मेटफॉर्मिन एक काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपके आसपास जिनको डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज है वो लोगों को ये दवा प्रिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि ये इंसुलिन के प्रोडक्शन पे काम ना करके बल्कि ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन जो होती है वो पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक होता है, याद रखिएगा ये भी एक डायूरेटिक है, और ये एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट के तरीके से काम करती है। तो ये एक स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होती है एल्डोस्टेरोन की। कैसे काम करेगी? अगर इसका स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कम्पिटेटिव बाइंडिंग करती है एट द रिसेप्टर्स ऑफ द एल्डोस्टेरोन डिपेंडेंट सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज साइट इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जब क्या नाम है एल्डोस्टेरोन की जगह खुद बाइंड हो जाती है तो उसका एक्शन जो है वो रोकने का काम करेगी। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी एक स्टेरॉयड ड्रग है, बिल्कुल जैसे हमारा टेस्टोस्टेरोन था बिल्कुल वैसे, लेकिन कुछ अलग है। यहाँ पर ये एक प्रेग्नेंट रिंग सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर एक कार्बोलैक्टोन रिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है। इसके साथ जो है वो हमें 7th पोजीशन पर यहाँ पर एसिटाइल सल्फेनाइल ग्रुप देखने को मिलेगा, और 3rd पोजीशन पर जैसे ऑक्सो ग्रुप होता है वैसे ही ऑक्सो ग्रुप यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट जो है वो एक एंटी नियोप्लास्टिक या एंटी कैंसर ड्रग है, और ये एंटी मेटाबोलाइट क्लास ऑफ ड्रग होती है। बेसिकली ये एंटी मेटाबोलाइट होता है फॉर द एंटीफोलेट टाइप। जो मीथोट्रेक्सेट होती है वो कंप्लीटली इनहिबिट करती है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को, जो कि जनरली रिक्वायर्ड होता है फॉर द टेट्राहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस बाय द फोलिक एसिड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द डीएनए सिंथेसिस। जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है या फोलिक एसिड है वो डिनोवो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोसाइड थायमीन के लिए जरूरी होती है, यानी सिंपल शब्दों में कहें कि डीएनए सिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। फोलेट इज आल्सो नीडेड फॉर द प्यूरिन एंड पैरामिड बेस्ड बायोसिंथेसिस, सो इनहिबिटिंग इट, जब इसका इनहिबिशन करती है हमारी ये ड्रग तो ये बायोसिंथेसिस, इन सभी चीजों की बायोसिंथेसिस यानी प्यूरिन, पैरामिडीन और जो डीएनए है इन सभी की को इनहिबिट करने का काम करती है। तो मीथोट्रेक्सेट जो है वो इनहिबिट करती है द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड ईटीसी, जिसकी वजह से जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है, और कैंसर में जो कैंसरस सेल है उसकी डेथ हो जाती है, और एंटी कैंसर एजेंट के तरीके से इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ लूप डायरेटिक ड्रग्स। लूप डायरेटिक ड्रग्स जो होती हैं वो मोस्ट पोटेंट डायरेटिक्स होती हैं, क्योंकि ये जो सोडियम और क्लोराइड है उसका एलिमिनेशन बढ़ाने का काम करती हैं, और जो प्रिवेंशन होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड का उसको प्रिवेंट करके, अब जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड का प्रिवेंशन करके। अब जो हाई एफिकेसी ऑफ लूप ड्रग्स होती हैं ये इस वजह से होता है क्योंकि ये इनका जो साइट ऑफ एक्शन होता है बहुत ही यूनिक है, यानी कि ये लूप ऑफ हेनले पे काम करती हैं, और इसी जगह से जो है वो सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो उसको ये इनहिबिट करने का काम करती हैं इन द रीनल ट्यूब्यूल। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो फ्यूरोसेमाइड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है और ये कई बार पूछी भी गई है, और ये ड्रग जो है लूप डायरेटिक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है। टोरेसेमाइड है, ब्यूमेटानाइड है, ये सभी ड्रग्स जो है वो लूप डायरेटिक्स के अंतर्गत आती हैं। अगर इनकी यूजेस की बात करें तो ये प्रिवेंट करने के काम में आती हैं या ट्रीट करने के काम में आती हैं उन सिम्टम्स को जो कि काफ़ी सारे पेशेंट्स में होता है, खास करके जो हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स हैं, हाइपर जो क्या नाम है टेंशन वाले पेशेंट्स हैं उनमें, लीवर फेल्योर के जो पेशेंट्स हैं उनमें, जो टिश्यू स्वेलिंग है, एडिमा हो रही है वहाँ पर, या फिर जो किडनी के सर्टेन डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि किडनी स्टोन्स इत्यादि, वहाँ पर ये ड्रग का प्रयोग करते हैं फॉर द यूरिन फ्लो बढ़ाने के लिए इस ड्रग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स। अभी मीथोट्रिक्सेट आपने देखा, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। मैंने कहा उससे रिलेटेड काफी सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो जो एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो बेसिकली एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स होते हैं। ये किसी भी इंजाइम्स या क्या नाम है, किसी भी खास करके प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए इत्यादि की जो सिंथेसिस है उसको रोकने के काम में लाए जाते हैं। अब ये इफेक्ट करते हैं डीएनए सिंथेसिस बाय एक्टिंग द सब्स्टिट्यूट और एक्चुअल मेटाबोलाइट्स दैट वुड बी यूज्ड इन द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। जैसे कि एंटीफोलेट्स हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड, जैसे कि अभी आपने मीथोट्रेक्सेट एज एग्जांपल देखा था। एंटी मेटाबोलाइट्स जो ड्रग्स होती हैं वो कैंसर कीमोथेरेपी में जनरली यूज करते हैं। केमिकल सेल्स जो डिवाइड करती हैं, रैपिडली डिवाइड करती हैं तो नॉर्मल सेल से, तो एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो कैंसर सेल का जो रेप्लिकेशन है उनमें देने की जो सिंथेसिस है उसको रोकने का काम जनरली करती है। एग्जांपल की बात करें तो 5-फ्लोरोयूरिसिल है, 6-मेरकैप्टोप्यूरिन है, जो क्या नाम है, फ्लॉक्सोयूरिडीन है, मीथोट्रेक्सेट है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। राइट, शॉर्ट नोट ऑन डिजिटॉक्सिन, ये हमारा अगला प्रश्न है। डिजिटॉक्सिन जो होती है डिजॉक्सिन जैसा नेचुरल स्ट्रक्चर रखती है बट उससे लंबे समय तक काम करती है। ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड होती है जो कि हार्ट फेल्योर या जो डिफरेंट हार्ट की कंडीशंस हैं, कार्डियक अरेथमिया वगैरह हैं, वहां पर इसका इलाज हम लोग इलाज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर इसकी यूजेस की बात करें यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो ये एक लिपिड सॉल्युबल कार्डियक ग्लाइकोसाइड होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम एपिटेज एंजाइम को क्या नाम है, इनिबिट करती है। इस इनिबिशन की वजह से जो इंट्रासेलुलर में सोडियम और कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ जाता है, जबकि पोटेशियम का लेवल इंट्रासेलुलर जो है वो कम हो जाता है। अब इस तरीके से ये करके जो है वो हार्ट फेल्योर इत्यादि में मदद करती है, इलाज करने में उसकी मदद करती है। डिजिटॉक्सिन जो कार्डियोनालाइड ग्लाइकोसाइड है जिसमें स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 3-बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप हमें देखने को मिलता है डिजिटॉक्सीजेनिन में। स्ट्रक्चर भी जो है वो स्टेरॉइड मॉइटी से जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉन रिंग यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है और यहाँ पर एक डिजिटॉक्सीजेनिन जो है वो देखने को मिलेगा, 3-बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ डिजिटॉक्सीजेनिन। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे डिजिटॉक्सिन का। नाम स्ट्रक्चर तो नहीं पूछ रहा, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, लेकिन स्ट्रक्चर जानिए, हो सकता है स्ट्रक्चर भी पूछा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंड यूजेस ऑफ एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड जो है ड्रग वो एक पोटेंट इनिबिटर होता है, एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बनिक एनहाइड्रेज। कार्बनिक एनहाइड्रेज जो होता है वो प्रॉक्सिमल कॉर्बुलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जो रिवर्सिबल हाइड्रेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एंड डिहाइड्रेशन ऑफ जो कार्बोनिक एसिड है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इस एंजाइम को इनिबिट करके एसिटाजोलामाइड अपना काम करती है, यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब इस एंजाइम के इनिबिशन होने की वजह से होता क्या क्या है, एक तो जो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक कर देता है। ये जो सोडियम है, पोटेशियम है या बाइकार्बोनेट आयन है यूरिन में, उसका एक्सक्रीशन बढ़ाने का काम करता है और एल्कलाइन यूरिन बनती है क्योंकि ये सभी चीजें बाहर निकल रही हैं और जो डिग्री ऑफ मेटाबॉलिक एसिडियोसिस होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से एस्टाजोलामाइड जो है अपना एक्शन शो करती है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बड़ा ही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जो कि एस्टामाइड डेरिवेटिव है, आपके नाम में ही एस्टाजोलामाइड है तो ये एस्टामाइड डेरिवेटिव, ये एस्टामाइड ग्रुप हो गया जो कि एक 1,3,4 थाया डाइजोल रिंग में देखने को मिलता है। थाया मतलब सल्फर, डाई मतलब 2, एजोल मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग सिस्टम 5 मेंबर देखने को मिलता है और इसमें ही एक हमको यहाँ पर आपको सल्फोमाइल ग्रुप भी देखने को मिल रहा है, SO2 NH2 ग्रुप, जो हमने पहले भी एक बार देखा था एक ग्रुप में, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5th पोजीशन पर। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टाजोलामाइड। यूजेस की बात करें तो ग्लूकोमा के इलाज में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये इंट्रा ऑक्यूलर जो प्रेशर है उसको डिक्रीज करने का काम करती है इन द एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन। दूसरा जो है डिक्रीज करके काम करती है। दूसरा जो है एक्यूट माउंटेन जो सिकनेस है उसमें भी हम लोग जनरली इसका प्रयोग कर सकते हैं। इडिमा है किसी भी तरीके का, खास करके एक डायरेटिक एक्शन क्योंकि ये शो करती है, माइल्ड डायरेटिक एक्शन, इस वजह से इडिमा में इसका प्रयोग करते हैं। और एपिलेप्सी में भी जो है, एपिलेप्सी के मैनेजमेंट में भी इस ड्रग का प्रयोग जो है वो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द हिस्टामिन रिसेप्टर्स। हिस्टामिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं जहां पे हिस्टामिन जाकर के बाइंड करती है वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। जो H1 टाइप का होता है उसमें हम लोग एलर्जिक रिएक्शन जनरली कॉज करता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कॉज करता है और वैसोडाइलेशन कॉज करता है। H2 वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं हमारे जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में देखने पाए जाते हैं, खास करके गैस्ट्रिक पेरिफेरल सेल्स में, और गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन इत्यादि करते हैं। H3 जो होता है वो CNS पे हमें देखने को मिलता है जो कि न्यूरोट्रांसमिशन रिलीज को इंक्रीज करने के काम में या उसको रेगुलेट करने के काम में आता है। और H4 जो चौथे टाइप का रिसेप्टर होता है
वो जनरली इम्यून सिस्टम्स के साथ जुड़ा होता है, कीमोटैक्सिस वगैरह से, यानी कि मास्ट सेल और इनफिल्स के साथ जुड़ा होता है, जहां पर हिस्टामिन बाइंड करके इन सभी के साथ अलग अलग काम करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव मोड ऑफ एक्शन एंड एग्जांपल्स ऑफ एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। हमने आपसे पहले कहा था कि आगे, तो देखिए आ गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो होते हैं इन्हें हम लोग स्टेटिन्स के नाम से भी जानते हैं, और ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उनको कम करने के काम में आता है इन द ब्लड। कैसे काम करता है? ब्लॉक करता है हेपेटिक 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम, और इसको जो है ब्लॉक करके, जो कि कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको ब्लॉक करके उसका एक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस जो है वो रुक जाती है। इस एक्शन की वजह से इंट्रासेलुलर कोलेस्ट्रॉल पूल जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से रेगुलेशन ऑफ जो एलडीएल रिसेप्टर्स हैं वो इंक्रीज करते हैं, और जो सेरम जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है। इसके साथ ही साथ ये जो है एचएमजी लाइक मॉइटी बनाता है। स्टैटिन जो होती हैं वो एग्जिट करती हैं हमारा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ या नंबर्स ऑफ बाइंडिंग इंटरेक्शंस हैं एसोसिएशन विद द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। एग्जांपल की अगर बात करें तो प्रावेस्टिन है, फ्लूवेस्टिन है, एट्रोवास्टिन है, या सिमवेटेस्टिन है, रोवास्टेटिन है, ये सभी ड्रग्स हैं जो कि कॉमनली यूज होती हैं, और आपके आसपास जो पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, जो मोटापे से परेशान हैं या कोलेस्ट्रॉल से परेशान है, उन सभी में ये ड्रग्स जो हमें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द बायोसिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन। बेंजोकेन की बायोसिंथेसिस बहुत आसान होती है। बेंजोकेन जो होता है वो एक लोकल एनेस्थेटिक होता है और वाइडली यूज लोकल एनेस्थेटिक है। सिंपल बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड हमको लेना है, एक बेंजोइक एसिड लेना है जिसके फोर्थ पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा है, यानी कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है। अब इसमें हम लोग एक ईस्टर का फॉर्मेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इथेनॉल। जब भी किसी एसिड को आप क्या नाम है अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, ये यहां से इस पे जुड़ेगा, और इसके जुड़ने की वजह से यहां पर ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से इथाइल ग्रुप जो है वो इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा और आपको इथाइल पैरा अमीनो बेंजोएट प्राप्त होगा। इसी को हम लोग बेंजोकेन के नाम से जानते हैं, और यहां से OH यहां से H निकलने की वजह से वाटर जो है वो यहां से निकल जाएगा। ये एक स्टेप, एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। इसीलिए अगर आप पुराने पेपर देखिएगा तो लगभग हर दूसरे साल ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2 नंबर में खास करके, क्योंकि ये एक लाइन की यहाँ पर सिंथेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ड्रग्स यूज्ड एज ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ओरल कंट्रासेप्टिव जो है वो उन्हें हम लोग बर्थ कंट्रोल के लिए जनरली यूज करते हैं। ये बर्थ कंट्रोल पिल्स के नाम से जान जाती हैं। ये सिंपल, सेफ और रिलायबल जो है ऑप्शन होता है फॉर द अनवांटेड प्रेगनेंसीज या उनका प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट जो ये मोस्ट कॉमन जो हमारी कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, इसमें 2 तरीके के हार्मोन्स हमें देखने को मिलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन। दोनों ही एक नॉर्मल हार्मोन्स हैं, नेचुरली फाइंड होते हैं वुमेन बॉडी में जब वो प्रेग्नेंट होती हैं स्पेशली। तो हम क्या करते हैं, बाहर से पिल्स में इन हार्मोन्स को दे देते हैं, जिसकी वजह से यूटेरस को लगता है कि पहले से ही कोई जो लेडी है वो पहले से ही प्रेग्नेंट है, तो दूसरी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देती है। सिंपल इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरीके का है। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो मिफेप्रिस्टोन जो हमारा नॉर्जेस्ट्रिल है या लीवो नॉर्जेस्ट्रिल है, ये जो ड्रग्स हैं ये सिंपली ओरल कंट्रासेप्टिव्स के तरीके से यूज की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अलोंग विद देयर यूजेस। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं इसे वैसोडाइलेटर्स भी बोलते हैं जनरली, और ये जो है सिंपली जैसा नाम से पता चल रहा है ये कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स को इमिडिएट करने का काम करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, तो ये एल टाइप वोल्टेज गेटेड जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं हार्ट पे और आपके स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स पे, उनको उन पर इफेक्ट करते हैं। और ये 2 तरीके हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। जो पहला होता है उसे हम लोग बोलते हैं डाईहाइड्रो क्या नाम है पैरिडीन्स, जो कि डाईहाइड्रोपैरिडीन डेरिवेटिव्स हैं। जैसे एग्जांपल आप दे सकते हो एम्लोडिपिन और नेफिडिपिन, और ये एक्ट करते हैं बेसिकली वैस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स पे, इसीलिए इसे हम लोग वैसोडाइलेटर्स बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा नॉन डाईहाइड्रोपैरिडीन्स, जिनके स्ट्रक्चर थोड़े अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और इनके एग्जांपल्स हैं वीरापामिल और डिल्थियाजिम, जो कि हार्ट पे और जो ब्लड वेसल्स हैं दोनों पर जाकर के एक्ट करते हैं। यूजेस की बात करें तो सिंपली हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, उसमें वैसोडाइलेशन कॉज करके रिड्यूस करती है पेरिफेरल रेसिस्टेंस को। एंजाइना पेक्टोरिस के केस में यूज करते हैं क्योंकि मायोकार्डियल जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको रिड्यूस करती है, इंक्रीज करती है कोरोनरी ब्लड फ्लो को। और कार्डियक एरिथमियाज में भी हम लोग जैसे वीरापामिल है उसका प्रयोग करते हैं फॉर टू कंट्रोल द रैपिड हार्ट रेट्स इन द आर्टियल फैब्रिकेशन। तो ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इन ड्रग्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट आर सल्फोनाइल यूरियाज। अभी हम लोग जब मेटफॉर्मिन पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि सल्फोनाइल यूरिया की तरह से काम नहीं करते, लेकिन जो सल्फोनाइल यूरियाज होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो कि इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाने में मदद करती हैं। ये एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होती हैं। सल्फोनिल ग्रुप इसमें देखने को मिलता है जो कि यूरिया के साथ जुड़ा होता है, और इंसुलिन सिक्रेटगोसेस के नाम से इनको हम लोग जानते हैं क्योंकि ये इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाती हैं। ये बाइंड करते हैं जो सल्फोनाइल यूरिया 1 रिसेप्टर्स हैं वहां पर, और वहां पर जाकर के ये जो SUR1 रिसेप्टर जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स पर, जो कि ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को बंद करके ये बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, और सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ इंसुलिन जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसमें दो क्लासेस हम लोग देख सकते हैं, एक तो फर्स्ट जनरेशन जैसे कि टॉलब्यूटामाइड और क्लोप्रोपामाइड जो कि ड्रग्स जनरली यूज की जाती हैं, और सेकेंड जनरेशन जो कि काफी ज्यादा फेमस है जैसे ग्लिपेंसामाइड जिसमें है ग्लिपेजाइड है या फिर ग्लिमेप्राइड। ये ड्रग्स जो है आज की डेट में बहुत बेसिकली यूज किए जाते हैं डायबिटीज पेशेंट्स में टू इंक्रीज द इंसुलिन प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई नाइट्रो वैसोडाइलेटर्स आर यूज इन द एंजाइना पेक्टोरिस। हमने अभी एक एग्जांपल इसका लिया था नाइट्रोग्लिसरीन वाला, वो फिर से हम लोग एक बार देख सकते हैं। जो नाइट्रो वैसो एंजाइना पेक्टोरिस, तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई जब कम होती है हार्ट में तो जो पेन उठता है उसे एंजाइना पेक्टोरिस बोल रहे हैं। और जो नाइट्रो वैसोडाइलेटर्स होते हैं वो चॉइस ऑफ ड्रग्स होती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना इन एक्यूट एंड इमरजेंसी सेटिंग्स। ये जो है सिम्टम्स जो एंजाइना के हैं उसमें वैसोडाइलेशन कॉज करके उसमें मदद करते हैं, और ये पेरिफेरल डायलेशन करते हैं कोरोनरीज का, साथ ही साथ रिड्यूस करते हैं मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को भी। एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हम लोग का सबसे अच्छा एग्जांपल जो है नाइट्रोग्लिसरीन है। ये कॉमनली यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस बिकॉज जो इसकी अवेलेबिलिटी है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड के कंजम्पशन को कम करने की बहुत ही अच्छी है। इसके साथ ही साथ ये रिडक्शन करता है प्रीलोड को, जिसकी वजह से डिक्रीज करता है आर्टियल वॉल टेंशन को, और इंप्रूव करता है कोरोनरी ब्लड फ्लो को। इसी से रिलेटेड हमारा अगला प्रश्न है जो कि कई बार पूछा गया है, व्हाट आर एंटी एंजाइनल ड्रग्स। सेम उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और आपको स्ट्रक्चर और सिंथेसिस देनी है या यूजेस देने हैं नाइट्रोग्लिसरीन का, जो हमने थोड़ा सा अभी भी इसको डिस्कस भी किया। तो जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स होती हैं सिंपली जो मैनेज करती हैं चेस्ट पेन को, एंजाइना को या एंजाइना पेक्टोरिस को, इसीलिए उन्हें एंटी एंजाइनल ड्रग्स बोलते हैं, और इंक्रीज करती हैं ऑक्सीजन डिलीवरी को, या ऑक्सीजन जो डिमांड है उसको कम करती हैं, या ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाएंगे या उसके डिमांड को कम करने का काम करती हैं, वैसोडाइलेशन करती हैं, ब्लड फ्लो को हार्ट की तरफ बढ़ाने का काम करती हैं। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एक ऑर्गेनिक नाइट्रेट है, जैसा कि भी आपने देखा, उसको हम लोगों ने लिखा भी। और उसकी मैक्सिमम ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो ये नाइट्रिक एसिड में जाके कन्वर्ट हो जाता है स्मूथ मसल सेल्स में, और वहां पर एक्टिवेट करता है गुनाइल साइक्लेज को, जो कि इंक्रीज करता है GMP कंसंट्रेशन को, और इसकी वजह से स्मूथ मसल में रिलैक्सेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एक नाइट्रोग्लिसरॉल होता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ग्लिसरॉल को लेना है, और उसके जो 3 OH ग्रुप होते हैं, ग्लिसरॉल में हम जानते हैं ना 3 OH ग्रुप होते हैं। अब इन तीनों OH ग्रुप का नाइट्रेशन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इन तीनों OH ग्रुप पे हम लोगों को क्या कर देना है, नाइट्रेशन कॉज कर देना, यानी NO2 ग्रुप को सिंपली जोड़ देना है। यहाँ भी नाइट्रेशन हो गया, यहाँ भी नाइट्रेशन हो गया, और यहाँ भी नाइट्रेशन हो गया, तो टाई नाइट्रो जो है ग्लिसरॉल वो हमें देखने को मिलता है। ये एक प्रोडक्ट होती है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को में कन्वर्ट होती है ब्लड वेसल्स में पहुंचने के बाद। तो ये सिंपल सी सिंथेसिस जो है इस ड्रग की आपको देखने को मिलेगी, ये इसका स्ट्रक्चर है, और यूज क्या है कि एंजाइना पेक्टोरिस के केस में इसको हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द सेंसेस ऑफ सिमेटेडिन। सिमेटेडिन एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसकी सेंसेस थोड़ी सी बड़ी है, 7 नंबर में भी 1-2 बार पूछी गई है। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो भी आपकी सेंसेसिस हैं, सार हैं, क्लासिफिकेशन है, यूजेस हैं, उन सभी को हमने डिटेल में पहले वीडियोस बनाए हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इजिली इन सभी चीजों को समझ सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि क्वेश्चन हमें ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन डिटेल में आराम से सभी टॉपिक्स को पढ़ाया है, आपके पास समय भी है, तो जरूर सभी सेंथेसिस और सार के वीडियोस आप जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल सी सेंथेसिस है सिमेटेडिन का, देखने में थोड़ी सी बड़ी जरूर लग रही है बट बहुत ही सिंपल है। इथाइल 2 क्लोरो एसिटेट हमको लेना है, जो कि टॉटोमेरिज्म होता है, यानी कि ये हमारा जो आप देख रहे हैं ये कीटो फॉर्म में है, ये इनॉल फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करता है। कैसे करेगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे दीजिए और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रांसफर हो जाए, तो ये एक कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। अब इसी इनॉल फॉर्म में हम लोग फॉर्मामाइड 2 मोल ले लेते हैं। फॉर्मामाइड क्या होता है, NH2CHO एक एल्डिहाइड है जो कि हमको ले लेना है, और इस एल्डिहाइड को 2 मोल हमको लेना है। 2 मोल जब आप लीजिएगा तो ये क्या करेगा,
यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl ग्रुप, यानी HCl निकलेगा और H2O निकलेगा, और ये हमारा फॉर्मामाइड जो है वो इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम साइक्लाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे? ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, और इस इनके निकलने की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच मिलेगा, और फॉर्मिक एसिड जो है वो यहाँ से अलग हो जाएगा। इसको निकाल दीजिएगा तो साइक्लाइजेशन हो जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इमिडाजोल रिंग जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। अब इसी इमिडाजोल रिंग पर जो यहाँ पर आप ग्रुप देख रहे हैं, यहाँ पर फिर से हमको रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने के लिए हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग करेंगे, जो कि एक काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन यहाँ से नेसेंट निकलेगा, और इस पे हाइड्रोजन निकलने की वजह से यहाँ से C2H5OH, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूँ, यहाँ से C2H5OH जो है वो निकल जाएगा। C2H5OH जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। और यहाँ पर दोनों जगहों पर कार्बन पे और एक यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O होता है, उस दोनों जगहों पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से CH2OH ग्रुप आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। नाउ 2 मरकैप्टो इथाइल अमीन यानी NH2CH2CH2SH, इसको हमको ऐड करना है। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन OH ग्रुप जो है, यहाँ से फिर से पानी निकलेगा, और ये पूरा का पूरा जो 2 मरकैप्टो इथाइल अमीन है वो इस CH2 ग्रुप पे जुड़ जाएगा। तो जोड़ दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर N साइनामाइडो 5,5 डाइमिथाइल डाइथायोकार्बोनेट का प्रयोग करना है, जहां से हमें CH3SH ग्रुप जो है वो वहां पे निकाल देना है। यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे SCH3, और ये तो ये कार्बन जो है, जो C डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन वाला कार्बन है, ये इस नाइट्रोजन पे जुड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जोड़ दिया गया। और फिर एक बार सेम चीज फिर से करेंगे, और इस बार मिथाइल अमीन के साथ करेंगे। मिथाइल अमीन लीजिएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ से SCH3, फिर से CH3SH जो है ग्रुप बाहर निकलेगा, और ये NHCH3 जो है वो इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जोड़ दिया। जैसे ही आप जुड़ेगा, आपको आपकी ड्रग सिमेप्रीन जो है वो प्राप्त हो जाएगी। सिमेप्रीन जो है वो प्राप्त हो जाएगी। दिस इज द सिंथेसिस ऑफ सिमेप्रीन। इसका वीडियो हमने डिटेल वीडियो डाला है, जैसे मैंने पहले बताया। लिंक में जाइएगा, प्लेलिस्ट मिलेगी, सब देख डालिए, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है और सबका सिंथेसिस और सार जरूर आता है एग्जाम में, तो देख के चल जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are the role of glycoside enzyme? Give the name of one inhibitor. तो glycoside enzyme जो होते हैं वो इसमें जो ये कैटालाइज करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च टू सिंपल शुगर। इन ह्यूमंस में, जो ह्यूमंस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, और स्टार्च को चेंज करके ग्लूकोज का प्रोडक्शन करते हैं, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन करते हैं, और जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज होता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इसके इनिबिशन की जरूरत कब पड़ती है? जब पेशेंट पे ब्लड ग्लूकोज लेवल का हाई हो, तब हम अल्फा ग्लाइकोसाइड का जो इनिबिशन है वो करते हैं, अल्फा एमाइलेज का इनिबिशन करते हैं, और ये एंजाइम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इस वजह से पोस्ट पैरेंडिनल जो इंक्रीज होता है ब्लड ग्लूकोज का, उसको हम लोग रिड्यूस करने में मदद मिलती है। तो इसीलिए जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मैनेज करने के लिए टाइप 2 डायबिटीज होती हैं, या जो बॉर्डर लाइन पेशेंट्स होते हैं, उनमें इन ड्रग्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एर्काबोज जो है वो एक अल्फा ग्लूकोसाइड इनिबिटर है, और कंप्लीटली जो है रिवर्सिबली इनिबिट करता है अल्फा ग्लूकोसाइड एंजाइम्स को इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ प्रोकेन। प्रोकेन जो है वो एक बेंजोएट एस्टर होता है। जनरली एक इसका एस्टरिफिकेशन 4 अमीनो बेंजोइक एसिड का विद 2 डाई इथाइल अमीनो इथेनॉल के साथ जब हम करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है 2 डाई इथाइल अमीनो इथाइल 4 अमीनो बेंजोएट। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अमीनो बेंजोएट, यानी कि बेंजोइक एसिड लेना है COOH वाला, और एक उसके 4th पोजीशन पर यानी पैरा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप लगा देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 अमीनो बेंजोइक एसिड। अब इसका यहाँ पे जो एसिड में H होता है उस H को हटाना है, और डाई इथाइल अमीनो ग्रुप जो है यहाँ पर ऐड ऑन कर देना है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रोकेन। इसका ये एक लोकल एनेस्थेटिक होता है बेंजोकेन की जैसा ही, जैसे बेंजोकेन की भी सिंथेसिस उसी से की थी हम लोगों ने, तो बिल्कुल वैसे ही है ये। और ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेसेंट होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ड्रग के तरीके से यूज करते हैं, या ड्रग एनर्जन के तरीके से इसका प्रयोग हम लोग प्रोकेन का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो कॉर्टिकोसोन जैसे मेडिसिन होती हैं, जो कि इन्फ्लेम्ड एरियाज जो हमारी जो इन्फ्लामेशन है उसमें जनरली हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, खास करके क्रीम वगैरह, वहाँ पे आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देखने को मिल जाते हैं। ये जो स्वेलिंग है, रेडनेस है, इचिंग है, एलर्जिक रिएक्शंस है, उनमें हम लोग मदद करते हैं। खुजली वगैरह में भी आप देखते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पड़े रहते हैं, और ये जो क्रीम्स आती हैं उसकी
खुजली में नहीं, खुजली को ठीक करने की जो क्रीम्स होती हैं। और इसमें जो ये डिफरेंट जो नंबर ऑफ डिफरेंट डिसीजेज हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, जैसे सीवियर एलर्जीज हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, एस्थमा है, आर्थराइटिस है, उन सभी जगहों पे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो क्लास ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं और ये प्रोड्यूस होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स में, जो एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स है वहाँ पर, जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। और साथ ही साथ जो है सिंथेटिक एनालॉग्स होते हैं इन हार्मोन्स के, उन्हीं को हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के रूप में जानते हैं। एग्जांपल में नाम लेते हैं कॉर्टिसोन, हाइड्रोक्सीकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन, जो ये 2 ड्रग्स आप बहुत ही कॉमनली देखते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी जो क्रीम्स वगैरह आती हैं उनमें हम लोग इसको डालते हैं, या इचिंग वगैरह से बचने के लिए जो ड्रग्स आती हैं उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल जो है एक काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, खास करके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर इंपोर्टेंस को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। ये एक सिलेक्टिव इनिबिटर होती है फॉर द साइक्लिक जीएमपी स्पेसिफिक फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम, जो कि PDE5 के नाम से जाना जाता है। ये इन्हें इनिबिट करती है PDE5 को, जिसकी वजह से डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिक जीएमपी जो फाउंड होता है स्मूथ मसल सेल्स में वो कम होता है और इंक्रीज हो जाती है साइक्लिक जीएमपी की अवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होता है कॉर्पस कार्नियोसम ऑफ द पेनिस में, और वैसोडाइलेशन होने की वजह से ब्लड का जो फ्लो है बढ़ जाता है, प्रोलॉन्ग पेनिस इरेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है। सेम यही चीज ये लंग्स के अंदर भी करती है, जहां पर ये स्मूथ मसल्स में साइक्लिक जीएमपी का बढ़ावा करके स्मूथ मसल सेल्स का रिलैक्सेशन कॉज करती है, वैसो डायलेशन करती है पल्मोनरी जो वैस्कुलर बेड्स होते हैं, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी आराम पहुंचता है और इंक्रीज होता है ब्लड फ्लो इन द लंग्स। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक हमारा सिंपली अगर मैं कहूं सिंपल शब्दों में तो ये एक पैरिमिडीन रिंग डेरिवेटिव होता है। ये पैरिमिडीन आपको सिस्टम देखने को मिल रहा है और इसमें जो है पायरोजोलो ग्रुप जो है वो जुड़ा होता है, जिसमें एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिलता है पोजीशन नंबर 1 पे यहाँ पे, साथ ही साथ एक प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिलता है, और जो इसका 5th पोजीशन है ये वाला, इस जगहों पे आपको क्या नाम है, 3rd पोजीशन पे तो प्रोपाइल ग्रुप दिख गया, और यहाँ पर एक 2-इथॉक्सी, ये जो आपको दिख रहा है ये है 2-इथॉक्सी 5 पोजीशन पर मिथाइल पिप्राजीन 1 सल्फोनाइल ग्रुप जो है, फिनाइल ग्रुप जो है, ये भी एक पोजीशन नंबर 5 पर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सिल्डेनाफिल स्ट्रक्चर। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है फॉर द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इंपोर्टेंस के इलाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ रेबिप्राजोल। रेबिप्राजोल एक काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अंतर्गत आती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है हम PPIs भी बोलते हैं इनको, ये एक क्लास ऑफ मेडिकेशंस है जो कि प्रोलॉन्ग रिडक्शन ऑफ स्टमक एसिड प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। यानी अगर हाइपर एसिडिटी किसी को लगातार हो रही है तो उसके इलाज के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं स्टमक में जो पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन एपिटेज प्रोटॉन पंप है उसको इनहिबिशन कॉज करके। ये मोस्ट पोटेंट इनहिबिटर्स होते हैं एसिड सिक्रीशन के लिए, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का जनरली प्रयोग जो है वो हम लोग H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के रूप में करते हैं, जो कि एक ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस है जो कि सिमिलरली इफेक्ट करती हैं बट डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के तरीके से काम करती हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो होते हैं वो पोटेंट इनहिबिटर्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिडिटी होते हैं। जनरली गैस्ट्रो इसोफेगल्स जो रिफ्लक्स है या पेप्टिक अल्सर्स जो डिसीज है या हाइपर एसिडिटी है, हाइपरक्लोराइडिया की कंडीशंस है, वहां पर हम लोग इस ड्रग का प्रयोग जनरली करते हैं। एग्जांपल की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ओमेप्राजोल है, इमेप्राजोल है, लेसम्प्राजोल है, रोबिप्राजोल है, पेंटाप्रोजोल है, ये सभी ड्रग्स बहुत आयत से आज के डेट में यूज होते हैं। रेबेप्राजोल जो है वो एक बेंजइमिडाजोल डेरिवेटिव होता है जिसमें सल्फोक्साइड और एक पैरिमिडीन का रिंग हम डेरिवेटिव इसको बोल सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है सिंपल सा, जहां पर आपको ये एक बेंजइमिडाजोल रिंग देखने को मिल रही है और इसके साथ जो है यहाँ पर एक मिथाइल सल्फोनाइल ग्रुप जो है वो भी देखने को मिलता है एक मेथॉक्सी प्रोपेक्साइड पोजीशन के साथ, और एक पैरिडीन रिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिल रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेबेप्राजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज give the structure and mechanism of action of any one of anti-hyperlipidemic agent। ये एक ऐसा ड्रग है जो ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले भी एक बार किया था, ये कई बार पूछा गया, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो हमने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया। एटोरोवास्टिन का एग्जांपल आप ले सकते हो जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, और ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपके सामने है, और इस ड्रग का आप जो स्ट्रक्चर है या इस तरीके के एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर होता है ये ड्रग, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, और ये कन्वर्ट करता है HMG कोएंजाइम ए को
मेलोनेट में जो कि लीवर के अंदर, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम होती है और एलडीएल रिसेप्टर्स जो होते हैं उनका एक्सप्रेशन को भी बढ़ाने का काम ये ड्रग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ डिजॉक्सिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इस क्लास की यानी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की जितनी भी ड्रग्स हैं वो जनरली इसी तरीके से काम करती हैं जैसा कि यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डाइजॉक्सिन जो है वो एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है और एक नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स शो करती है। ये एक सिंपली इसको हम CHF में यूज करते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केस में, और ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने का काम करती है। कैसे इंक्रीज करेगी? पहला तो ये इनिबिशन करती है पोटेशियम एटीपेज का, जिस पर इस पंप पर जाकर के बाइंड कर देती है और कार्डियक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है इंट्रासेलुलर सोडियम का। इंट्रासेलुलर सोडियम आयन के इंक्रीज होने की वजह से जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है वो स्लो डाउन हो जाता है और इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन का एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलेगा। अब जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन जो है या पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा और इसकी वजह से स्लो जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाती है, जिसे हम लोग निगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट भी बोलते हैं, और जो हार्ट है उसको मोर इफिशिएंसी फैलने में मदद मिलती है। तो ये जो आपका जो क्या नाम है प्रॉब्लम है उसको भी ये ट्रीट करने का काम करती है। तो ये ड्रग इस तरीके से अपना इफेक्ट शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइंड एंटीकोगुलेंट्स विद एग्जांपल। एंटीकोगुलेंट्स जो ड्रग्स होती हैं वो थक्का बनने का, जो ब्लड के थक्का जमने का जो प्रक्रिया उसको रोकने का या उसका स्लो डाउन करने के लिए जनरली यूज करते हैं। ओरली ये जनरली दी जाती है, इसलिए इनका नाम ओरल एंटीकोगुलेंट्स एजेंट्स है। ये डिले करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड को। बेसिकली लॉन्ग टर्म जो इलाज है थ्रोम्बो इम्बोलिक डिसऑर्डर्स का, उसमें इनका प्रयोग करते हैं। एग्जांपल्स का नाम लें तो जैसे वारफेरिन है, एक विटामिन के एंटागोनिस्ट होती है जो कि इनहिबिट करती है द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2nd, 7th, 9th एंड 10th। रेवोक्सोबेन और एपीएक्साबेन होती है जो कि डायरेक्ट फैक्टर्स एक्स से जो इनहिबिटर्स हैं उस तरीके से काम करती है, और डाबिगैट्रिन है जो कि एक डायरेक्ट थ्रोम्बोन इनहिबिटर के तरीके से काम करती है। ये 3 ड्रग्स हैं जो कि एंटीकोगुलेंट एजेंट्स के तरीके से हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द सिंथेसिस एंड यूजेज ऑफ फ्यूरासेमाइड। मैंने आपसे कहा था इट इज अ इंपॉर्टेंट ड्रग, तो कई बार इसके बारे में पूछा गया। सिंथेसिस बड़ी सिंपल सी है, जैसा कि हम लोगों ने पहले इस पे वीडियो किया हुआ था। तो क्लोरोसल्फोनिक एसिड आपको लेना है, उसकी रिएक्शन हमको 4 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड के साथ करानी है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो क्लोरोसल्फोनिक एसिड है वहां पर OH ग्रुप है, यानी एक तरीके का अल्कोहलिक ग्रुप है, जो कि यहां पर जाकर के वाटर को हम लोग को निकाल देना है, और इसको यहां पर जो ये कार्बन है इस बेंजीन रिंग का वो इस सल्फर ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। इसके जुड़ने के बाद जो है इसे हम लोग बोलेंगे 2,4 डाइक्लोरो 5 क्लोरोसल्फोनाइल बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन फिर अमोनिया के साथ कराते हैं। अमोनिया के साथ यहाँ पर सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे Cl और यहाँ से H जो है वो निकल जाएगा। HCl के निकलने के बाद जो है यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 2,4 डाइक्लोरो 5 अमीनो सल्फोनाइल बेंजोइक एसिड। अब इसी पर वापस से फ्लोरीन 2आइल मेथनामाइन का प्रयोग करेंगे, जहां से इस अमीनो ग्रुप के नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को Cl के साथ फिर से HCl निकालिएगा और इसके साथ इसको यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा इस पूरे ग्रुप को, और जैसे ये ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा आपको आपकी ड्रग फ्यूरासेमाइड मिल जाएगी। यूजेस की बात करेंगे फ्यूरासेमाइड की, तो ये एक ल्यूब डायरेटिक है, मैंने आपसे पहले कहा इंपॉर्टेंट डायरेटिक ड्रग है जो कि हाई सीलिंग डायरेटिक के तरीके से हम इसको जनरली यूज करते हैं। सीवियर एडिमा में, जो कि हार्ट फेलियर या रीनल डिसीज में यूज किया जाता है। एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में भी इस ड्रग का प्रयोग हम लोग करते हैं। Next question is write mode of action and examples of angiotensin converting enzyme inhibitors। एंजियोटेंसिन एंजाइम कन्वर्टिंग इनिबिटर्स, जिसको हम लोग ACE इनिबिटर्स के नाम से भी जानते हैं, ACE इनिबिटर्स, बेसिकली ये एंजियोटेंसिन 2 का प्रिपरेशन होने से या उसका फॉर्मेशन होने से, बायोसिंथेसिस होने से रोकती हैं। ACE इनिबिटर्स जो होते हैं वो वैसोडाइलेशन कॉज करते हैं बाय द इनिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है? अब सिंपल शब्द में समझिएगा, ये एक वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है जो कि एक प्रोटियोलिटिक एक्शन ऑफ रेनिन, रेनिन कहां से आता है? किडनी से, जो कि एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। ये एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है बाय द ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक, अब जो हमारी ड्रग्स हैं ACE इनिबिटर्स, वो इसी फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 को इनिबिट करती हैं। ACE जो इनिबिटर्स होते हैं वो डायलेट करते हैं आर्टरीज को, वेन्स को, बाय ब्लॉकिंग एंजियोटेंसिन 2 बाय द इसके फॉर्मेशन को रोक करके, और इनिबिट करते हैं ब्रेडिकाइनिन मेटाबॉलिज्म को। इसकी वजह से वैसोडाइलेशन होता है जो रिड्यूस करता है आर्टियल प्रेशर को, प्री लोड आफ्टर लोड ऑन द हार्ट, और हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, या फिर
जो क्या नाम है एंजाइना वगैरह के केस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं बेंजिप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनैप्रिल, क्वेनाप्रिल, रैमिप्रिल, जो भी ड्रग्स प्रिल के साथ शुरू होती हैं, बड़ी बड़ी फेमस ड्रग्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, तो उन सभी को हम लोग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव मोड ऑफ एक्शन है एग्जांपल्स ऑफ क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग्स। एंटी एरिथमिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कार्डियक अरिथमिया को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। आपका जो हार्ट है एक रिदम में काम करता है, अगर वो गड़बड़ हो जाए यानी ज्यादा तेज हार्ट रेट हो जाए या स्लो हो जाए तो उसमें हम लोग ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। इसमें हमने एक वीडियो काफी अच्छा किया था जिसमें हमने डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स बताई थी, एक्शन पोटेंशियल बताया था, तो उसी में क्यूआरएस जो ड्यूरेशन होती है उसको डिले करने के लिए इस ड्रग का प्रयोग हम लोग जनरली करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें कार्डियक जो क्लास 1 एंटी एडमिक जो ड्रग्स होती हैं वो अपना एक्शन जो है वो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का जो सेल के मेम्ब्रेन पे उनका जो कंसंट्रेशन है उस पर जनरली काम करती हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, ये सभी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए जरूरी होते हैं। तो ये जो एजेंट्स हैं वो इनको ब्लॉक करते हैं, स्पेसिफिक चैनल्स को डिक्रीज करते हैं थ्रेशोल्ड फॉर द एक्साइटेबिलिटी, जिसकी वजह से जो कंडक्शन वेलोसिटी है फास्ट रिस्पॉन्सेज के टिश्यूज में या जो इंक्रीज करते हैं क्यूआरएस ड्यूरेशन को, वो ये ड्रग जो है करके हमको देती है। अब ये ड्रग किस प्रकार से काम करती है अगर हम बात करें तो ये जो ट्रिगर्ड एक्टिविटी है जो कि अराइज होती है फ्रॉम द डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन जिसे डीएडी बोलते हैं, या फिर अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन जिसे हम लोग तो ईएडी बोलते हैं, इन दोनों को इनहिबिट करके अपना काम करती है, जिसकी वजह से वोल्टेज डिपेंडेंसी जो होती है वो आफ्टर रिकवरी ऑफ इनएक्टिवेशन टू मोर नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ शिफ्ट कर जाती है, और इसकी वजह से जो रिफ्रैक्शंस होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। ड्रग्स के एग्जांपल्स की बात करें तो क्यूनिडीन है इसमें एग्जांपल, प्रोकेनामाइड है, ये सब अलग हैं, इसमें कॉमा लगाना मैं भूल गया हूँ। क्यूनिडीन है, प्रोकेनामाइड है, डाई आइसोपायरामाइड है, ये सभी ड्रग्स जो हैं वो काफी अच्छे एग्जांपल्स हैं क्लास 1 एंटी एरिथमिक एजेंट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थायाजोलिडीन डाइओन्स। थायाजोलिडीन डाइओन्स जिन्हें हम TZDs के नाम से भी जानते हैं, ये इंसुलिन सेंसिटाइजर्स होते हैं और इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। ये बेसिकली इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिक पाथवेज में काम करते हैं, वहां पे जाके एक्ट करते हैं और एनहांस करते हैं इंसुलिन का जो एक्शन है और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है क्रिटिकल टिश्यूज में उसको बढ़ाने का काम करते हैं। ये इंक्रीज करते हैं एडिनोप्रोक्टिन लेवल्स को, जिसकी वजह से हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो डिक्रीज होती है और इंसुलिन डिपेंडेंट जो ग्लूकोज अपटेक है मसल्स एंड फैट में वो इंक्रीज हो जाता है। इन थायाजोलिडीन्स जो है इन्हें हम लोग ग्लिटाजोन्स के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली टाइप 2 जो डायबिटीज होती है उसके ट्रीटमेंट में जनरली यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं रोजिग्लेटाजोन या फिर पाइलोगिटाजोन, ये काफी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जो थायाजोलिडीन डाइओन्स होते हैं वो एक्ट करते हैं बाय एक्टिवेटिंग PPARS, जिसे हम लोग पर ऑक्सीसोम पर पोलीफिलेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स के रूप में जानते हैं। ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के ग्रुप होते हैं स्पेसिफिकली फॉर द PPAR गामा एंड PPAR G के रूप में हम इसको लिखते हैं, और इसकी वजह से ये हम सिंपली कह सकते हैं कि ये सभी जो है वो पर ऑक्सीसोम प्रोलीफिलेरेटर एक्टिवेटेड जो रिसेप्टर्स हैं गामा उन पर जाकर के बाइंड करते हैं, एगोनिस्ट के तरीके से वहां पे काम करते हैं और जो इंसुलिन के जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये ड्रग्स के एग्जांपल आप ले सकते हो जिसमें रोजिग्लिटाजोन और पाइलोगिटाजोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ पेडनिसिलोन। पेडनिसिलोन जो है वो स्ट्रक्चरली जो है वो स्टेरॉइड डेरिवेटिव है और एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंतर्गत आती है। ये पेडनिसिलोन जो है वो एक सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है बेसिकली, और ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स जो होते हैं जिसे GR हम बोलते हैं वहां पे जाकर बाइंड करती है, जिससे एक कॉम्प्लेक्स बनता है और ये कॉम्प्लेक्स जो है न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है और DNA पे बाइंड करता है, जिसकी वजह से जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स हैं वो अप रेगुलेट्स होती हैं जैसे लाइपोकॉर्टिन 1, और डाउन रेगुलेट होती हैं प्रो इन्फ्लामेटरी जीन्स जैसे कि COX-2 साइटोकिनिन्स ATC। यूजेस की बात करें तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस के लिए जनरली यूज करते हैं फॉर द अस्थमा, COPD यानी कंजस्टिव जो हमारा जो क्या नाम है पल्मोनरी डिसीज है वहां पर, स्किन रैशेस में जो एलर्जीज हैं वहां पर, इम्यूनो सप्रेशन करते हैं फॉर द ऑर्गन ट्रांसपोर्ट रिजेक्शंस, ऑटो इम्यून डिसीजेस, ल्यूपस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस ETC में, और रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए फॉर द एड्रेनल एफिशिएंसी। इन सभी जगहों पर पेडनिसिलोन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। रैशेस में, इचिंग में, खुजली हो रही है, ऐसी जगहों पर इन्फ्लामेशन हो रहा है वहां पर भी पेडनिसिलोन का प्रयोग जनरली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ
क्लोफेब्रेट जो है वो फैब्रेट्स क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो कि लिपिड लेवल को कम करने के लिए यूज करते हैं एंटी लिपिडेमिक ड्रग के रूप में, और ये एक लिपिड लोवरिंग एजेंट है जो कि कंट्रोल करता है हाई कोलेस्ट्रॉल को और ट्राई एसाइल ग्लिसराइड जो लेवल्स हैं ब्लड में उनको। इसे हम लोग फैब्रेट्स क्लास ऑफ ड्रग के अंतर्गत रखते हैं। ये एक सिंपल इथाइल एस्टर डेरिवेटिव होता है कोफेब्रिक एसिड का, और एंटी कोलिन स्टेरमिक या फिर एंटी लिपिडेमिक ड्रग के तरीके से इसको हम यूज करते हैं। ये इसके यूजेस हो गए। लिपिड की मात्रा बढ़ जाए, हाइपरटेंशन वगैरह में इसका प्रयोग किया जा सकता है। एक सिंथेसिस देखिए तो 4-क्लोरोफिनॉल की रिएक्शन जो है वो एसीटोन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रा क्लोरोमीथेन, और इसके साथ ही साथ क्या नाम है, आप रिफ्लक्स लगाते हो विद द हेल्प ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक किसी भी एसिड के प्रेजेंस में, तो ये क्लोफेब्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से। एंड जब क्लोफेब्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाए तब उसका एस्टरीफिकेशन कर देते हैं सिंपली, और एस्टरीफिकेशन करके हम जो है क्लोफेब्रेट ड्रग जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। ये इसकी सिंपल सी सिंथेसिस 2 नंबर में कई बार पूछी गई है, तो ये 7 नंबर भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर भी पूछा जा सकता है, तो दोनों आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द एग्जांपल्स ऑफ एंटी एडेमिक ड्रग्स। एंटी एडेमिक ड्रग्स के काफी सारे क्लासिफिकेशन है, हमने पहले भी 1-2 अभी एग्जांपल में भी लिए थे, पिछले क्वेश्चंस में भी, और बहुत ही डिटेल में इसका वीडियोस भी आपको पहले भी दिया है। तो जो एंटी एडेमिक ड्रग्स होती हैं उनके कुछ क्लासिफिकेशन है, क्लास 1A, 1B, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लास। तो 1A का क्लास है प्रोकेनामाइड एंड क्यूनिडीन, 1B का है एग्जाम्पल लिडोकेन एंड फिनोटोइन, क्लास सेकेंड का है प्रोपेनालोल एटेनोलोल जिसको हम बीटा ब्लॉकर्स भी बोलते हैं, क्लास थर्ड का है एमिलोड्रोन और सोटालोल जो कि पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, और क्लास फोर्थ होता है वीरापामिल और डाइलकैल्जियम जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंतर्गत आते हैं, बट एंटी एरिथमिक ड्रग के तरीके से यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंसुलिन एंड गिव इट्स स्ट्रक्चर। काफी बार ये प्रश्न पूछा गया और स्ट्रक्चर एक ही बार पूछा गया, मैं डाल दे रहा हूँ, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे हैं इंसुलिन का स्ट्रक्चर सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारे शरीर के अंदर। और इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो कि लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को ब्लड के अंदर। ये बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज के अंदर से बनता है और तब सिक्रीट होता है जब आपका ग्लूकोज का लेवल अप होने लगता है और ग्लाइकोजन में उसको कन्वर्ट करता है खाना खाने के बाद। इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर गिराने में मदद करता है जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन हो और फर्दर यूज के लिए उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इंसुलिन एक प्रोटीन होता है अगर स्ट्रक्चर की बात करें, जिसमें 2 चेन देखने को मिलती है, एक तो ए चेन, ये देखो आप ए चेन आपको देखने को मिल रही है, और दूसरी होती है बी चेन। इन दोनों ही चेन्स में डिफरेंट अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं। ए चेन में करीब 21 अमीनो एसिड्स इस तरीके से जुड़े होते हैं जैसे ग्लाइसिन है, आइमिन है, वैलिन है, ये सब एक करके जुड़े रहते हैं। और बीटा जो बी चेन है उसमें 30 अमीनो एसिड्स की चेन होती है, यानी बीटा चेन जो होती है वो बड़ी होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ यहां पर आप देख रहे हैं सल्फर लिंकेज के साथ आपस में जुड़ी होती है, और ये एक 74 अमीनो एसिड प्रो हार्मोन मॉलिक्यूल होता है, इसे प्रो इंसुलिन बोलते हैं, उसी का डेरिवेटिव होता है हमारा इंसुलिन। तो ये इसका स्ट्रक्चर साधारण शब्दों में आप ऐसे ही बोल सकते हैं, और ये इसका यूज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज, ये काफी सारे क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिले थे, तो इन क्वेश्चंस को अगर आप तैयार किए रहोगे तो काफी सारे आपके आंसर्स बन जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट स्टेबल एंड अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है वो हमने पहले ही बात किया था, ये चेस्ट पेन है जो कि रिड्यूस ब्लड फ्लो की वजह से होता है हार्ट में, और जब एंजाइना जो है वो प्रिडिक्टेबली होता है उसे हम लोग स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। इसका मतलब ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं सर्टेन सिचुएशन, जैसे कि एक्सरसाइज कर रहा है या दौड़ भाग कर रहा है कोई व्यक्ति और उसको पेन आ रहा है, तो हम उससे कहते हैं ये प्रिडिक्टेबल है, इसीलिए इसे स्टेबल एंजाइना के रूप में जानते हैं। जबकि कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह उसके द्वारा इसको आराम करने की सलाह दे करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। जो दूसरा होता है जबकि बिना वार्निंग के आता है, यानी बिना किसी रीजन के अगर एंजाइना का पेन शुरू हो जाए, मतलब आराम कर रहा है आदमी, रेस्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी हो जाए, उसे अनस्टेबल एंजाइना के अंतर्गत रखते हैं, और ये मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ एंजाइना होता है क्योंकि इसमें कभी भी हार्ट अटैक आने की संभावना बनी रहती है। अनस्टेबल एंजाइना को हम लोग कई बार एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के रूप में भी जानते हैं, और जो हार्ट अटैक होता है वो भी इसी के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, और कई बार इन पे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, तो आप याद रखिएगा। तो इसी के साथ ये आज का हमारा सेशन खत्म होता है, जिसमें हमने आपको 44 इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न पहले तो ये, और फ्रिक्वेंटली आस्क भी हैं, मतलब बार बार पूछे जा रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से करके पूछे जा रहे हैं, या सीधे वही क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, जैसे बेंजोकेन की सिंथेसिस है, हमारा जो क्या नाम है
टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर है या किसी और ड्रग की सिंथेसिस है, वो कई बार पूछी गई है। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले देखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि पेपर किस तरीके से बनता है। यही क्वेश्चंस आएंगे जरूरी नहीं, लेकिन इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 1 घंटा जो भी आपने दिया है, इससे आपका काफी सारा तैयारी हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो आप इस तरीके से प्रश्नों को और अच्छे से तैयार करिएगा। मैं जल्दी आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दूंगा, जिसको आप जरूर देखिएगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होंगे। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आप यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं तो YouTube पे यहाँ पे आप जाओगे जब, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड BP 501T जो ये सब्जेक्ट है, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वैसे तो सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, लेकिन इस सब्जेक्ट का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ पे आपको सिंथेसिस, सार, सभी इंपॉर्टेंट सार और सिंथेसिस मिल जाएगा। और मैंने आसान तरीके से बताने की कोशिश की है, और अगर आप उसको थोड़ा सा भी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा तो उसमें से काफी सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। जो नोट्स उसके चाहिए, PDF वगैरह अगर आपको चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, जो डॉक्टर PK शुक्ला, डॉक्टर MP सिंह क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो को मिलेगा। और हमारा जो फेसबुक पेज है, जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, वहां पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट जो आपके लिए खास करके वीडियोस हैं, नोट्स हैं या इंफॉर्मेशन है, वहां शेयर करते रहते हैं। और हमारा एक ऐप भी है जो डॉक्टर PKS, डॉक्टर MPS क्लासेस के नाम से है। इस वीडियो का जो PDF है वो भी मैं कल तक उस पर अपलोड करने की कोशिश करूंगा, जो आपको ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। तो आपको आशा करता हूं कि आपके एग्जाम्स अच्छे से बीते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।